अगर प्रॉक्सिमल मायोपैथी आएगा तो हम उसको रादर देन एब्डोमिनल स्ट्राया। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 134 जो 135 जिधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर है 134 सीरम ड्यू टू विटामिन डी और फंक्शन ऑफ विटामिन डी। जब भी फंक्शन ऑफ विटामिन डी या सीरम में इंक्रीज की बात करेंगे तो फॉस्फेट लेवल होगा। दूसरा कैल्शियम लेवल पहले इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेफरेंस उसकी है क्योंकि ये विटामिन डी का मैंने कल भी बताया था कि जो इनडायरेक्ट फंक्शन है वो क्या है, उसके कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो अगर वो नहीं होगा तो फॉस्फेट लेवल्स पे हम चल जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे 138। 138 के अंदर क्या है, 138 एंड 137 ये दोनों करेंगे। 137 के अंदर क्या है कि बीएमआर इन द रेस्टिंग कंडीशन इज मेंटेन। आप लोगों ने एक चीज बस ये याद रखनी है कि अगर बीएम बेसल मेटाबॉलिक रेट का पूछे तो वो मेंटेन करता है। ठीक हो गया। और अगर टेम्परेचर का पूछे तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना वो करके जो है वो कर सकते हैं। मुनीब कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, आप प्लीज अगर कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं प्लीज। नो वन इज डूइंग रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, 138 सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट बाय थी। सोडियम पोटेशियम पंप को आपको मैंने कल भी बताया कि इन करता है सोडियम पोटेशियम पंप पे, क्योंकि उसका इमीडिएट जो एक्शन होता है इंसुलिन का वो पोटेशियम एंड दे एक्ट। ठीक है। वन इसके बाद 142 एमसीक्यूज पेज नंबर है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच पिट्यूटरी, क्योंकि एसीटीएच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा होता है, इसलिए वेन्स ऑफ पिट्यूटरी के अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमें पाई जाती है स्ट्रेस की कंडीशन में। ठीक है। ये वैसे ही वो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड हो गया कि स्ट्रेस के साथ कल कि जब अर्ली स्ट्रेस होगा तो सीआरएफ होगा, फिर एसीटीएच होगा और फिर कॉर्टिसोल होगा। तो इसीलिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच होती है स्ट्रेस की कंडीशन में। इसके बाद है 143 एमसीक्यूज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेज सी डिक्रीज इन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल वगैरह की बात होगी। ठीक, क्या करते हैं ये आपका हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन में आपने सबसे पहले, अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है और आपने सर्जरी करनी है तो बाज़ दफ़ा ऐसा एमसीक्यूज भी आता है, तो आप सबसे पहले किस चीज़ को काउंटर एक्ट, किस चीज़ को आप कंट्रोल करेंगे, आप हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करेंगे कभी भी पेशेंट कोई स्टेरॉइड्स ले रहा हो। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यूज आता है 147। ठीक है। 147 एमसीक्यूज है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल फ्रैक्चर इन पेशेंट विद डायलिसिस। तो पैराथायराइड हार्मोन, डायलिसिस के साथ पैराथायराइड हार्मोन इसलिए क्योंकि कंडीशन, तो थायराइड हार्मोन जो है वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है, और फिर उसकी वजह से सेकेंडरी में क्या होता है कि कैल्शियम कम हो जाता है और फॉस्फेट लेवल्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए बोन, जी जी 144 145 नहीं करवाने। अच्छा, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि आज हम वो वाले रिवाइज करेंगे जो कि कल मैं नहीं करवाए। कल डिस्कस हमने नहीं किए, बहुत सारे एमसीक्यूज जो मैं नहीं करवा रही बीच में वो रिपीट हैं बिल्कुल, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब ये नए वाले डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन की ताकि हम हो रही रिकॉर्डिंग हो रही है। अब डॉक्टर मुनीब को मैंने कहा है, डॉक्टर मुनीब, ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा अब हम 47 एमसीक्यूज का मैं आपको बता रही थी कि पैराथायराइड हार्मोन ऑप्शन क्यों है, क्योंकि कैल्शियम लेवल सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइड फ्रैक्चर ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है 149 and T4 in the pregnancy is due to thyroid binding globulin। जब भी प्रेगनेंसी की बात करेगा तो हमारे पास थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से T3 एंड T4 ज़्यादा हो जाएगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। ये थायराइड हार्मोन्स हैं नॉर्मल
में जब भी हेपेटाइटिस या इस तरह लीवर हेपेटिक फेलियर की बात करेगा तो उसमें क्या होगा कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम हो जाए, थायराइड हार्मोन कम, ये ऑप्शन इस तरह 2 दफ़ा आ जाती है और ये आप रफ़ी में भी इसको काउंटर है कि इसके साथ करेंगे उसको रफ़ी में भी 149 एमसीक्यूज़ रिपीट होगा आपका। इसके बाद है लेटेंट टेटनी 150 एमसीक्यूज़। लेटेंट टेटनी इज़ सीन इन कोन्स डिज़ीज़। कोन्स डिज़ीज़ में अब क्या होता है? कोन्स डिज़ीज़ में होता है क्या कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज़्म होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज़्म, कैल्सीमिया वगैरह होता है, ठीक है? इसलिए लेटेंट टेटनी जो कि बाद में अपना आप दिखाए सीवियरली कैल्शियम डिक्रीज हो, वो कॉन्स डिजीज में होती है। अच्छा, इसके बाद है एमसीक्यूज 154 146 पेज पे 154 में हम पढ़ेंगे थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ हार्मोन। मैंने पहले भी ऊपर एक एमसीक्यूज में बताया कि जब आप बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करेंगे तो वो आप लीवर की बात करेंगे, और अगर आप थर्मोजेनिक या बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो आप प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, सही है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद है 156 एमसीक्यूज पास्ट डिस्टेलिस की बात करता है। पास्ट डिस्टेलिस की जो बात कर रहा है, ये पास्ट डिस्टेलिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? डिस्टेलिस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या है, पिट्यूसाइट्स जो हैं, ये उसके अंदर सेल्स भी एज अ सपोर्टिंग सेल्स भी यही होते हैं, ठीक है? और जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टोर्ड नर्व एंडिंग्स में होते हैं और रिलीज्ड भी पिट्यूसाइड से होते हैं, ठीक है? पास्ट डिस्टेलस के अंदर 3-4 चीजें हैं। एक तो इनके अंदर पिट्यूसाइड से हार्मोन्स वगैरह रिलीज्ड होते हैं और स्टोर किधर होते हैं, नर्व एंडिंग्स में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग्स में होते हैं ना, ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन। कल भी मैंने बताया कि न्यूरो हाइपोफिसिस का पार्ट है। न्यूरो हाइपोफिसिस क्यों? क्योंकि वो नर्व एंडिंग्स में स्टोर होते हैं, ठीक है? तो जो पास्ट डिस्टेलस है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को शो कर रहा है, इसके अंदर जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं वो भी पिट्यूसाइड्स हैं और हार्मोन रिलीज भी पिट्यूसाइड से होते हैं, ठीक हो गया? इसके बाद एमसीक्यूज है 159 के अंदर वो कहता है इन डायबिटीज विच सेल हैव लॉस्ट देयर फंक्शन, ठीक है? तो डायबिटीज के अंदर आपको पता है कि जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन के लिए हैं, वो अपना फंक्शन चाहिए ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया? इंसुलिन कम हो जाएगी। फीटल हार्ट मैच्योरेशन इज बाय द ग्रोथ हार्मोन। फीटल हार्ट की अगर वो बात करेगा तो ग्रोथ हार्मोन की बात करेगा, और अगर वो बात करेगा फीटल ब्रेन की तो थायराइड हार्मोन की बात करेगा, ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद है 163 एमसीक्यूज जिसके अंदर वो पेशेंट हैज़ अ पफी स्किन हॉर्स वाइज। अब ये वो कल वाले एमसीक्यूज से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है जो हमने कल एमसीक्यूज किया था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ। अच्छा, पेशेंट हैव पफी स्किन हॉर्स वाइज, हर प्लाज्मा टीएसएच कंसंट्रेशन इज लो बट इंक्रीज मार्कली व्हेन शी इज गिवन टीआरएच। अब जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर टीएसएच लो है और टीआरएच हम देते हैं और वो हाई हो जाता है, ठीक है? तो वो हाइपोथैलेमस की कंडीशन है। लेकिन जब ऐसा इसमें टीएसएच ऑलरेडी हाई आए और टीआरएच हम थायराइड जो है वो कोई डिजीज है या पैथोलॉजी है, ठीक है? अब इसमें हमने क्या पढ़ना ही है कि वो बता क्या रहा है कि हॉर्स तो टीएसएच को लो भी हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स दे रहा है, ठीक है? ये बात ये इस तरह आ सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम देखते हैं कि टीएसएच टी4 तो ज़्यादा होगा तो पर थायराइडिज्म होगा, लेकिन नहीं, वो जो प्रेजेंटेशन है वो हाइपोथायराइड की देता है। कहता है कि टीएसएच लो है और हमने टीआरएच दिया है, तो इसका ये मतलब कि हाइपोथैलेमस का पीछे से प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ई। समझ आई है इस एमसीक्यूज की? कल भी एक बच्चे को इस एमसीक्यूज में प्रॉब्लम था, ठीक हो गया बच्चों। किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप लोग जो नहीं है वो बीच में बेशक आप मुझे रोक के करना है। अच्छा, 165 एमसीक्यूज हम इसके बात करेंगे, ठीक है? उसमें क्या है
विच इज द इम्यूनोस्टिमुलेटरी हार्मोन। अच्छा, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें हमने एक जगह थायरॉक्सिन पढ़ा था, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के साथ पढ़ा था कि वो भी इम्यूनिटी में होता है, ठीक है, उसके मल्टीपल फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी लिखा हुआ है तो हम उसको प्रेफर करते हैं देन थायरॉक्सिन, ठीक है। ये चीज़ आपने इधर ही बुक पे बेशक नोट कर लें कि हम ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी को हम प्रेफर करते हैं ओवर थायराइड हार्मोन्स और थायरॉक्सिन, ठीक है। 166 अ पेशेंट हैज डेवलप्ड बायटेम्पोरल हेमिनोपिया विद स्ट्रक्चर प्लाज्मा जो है, ठीक है, सेला टर्शिका के एरिया पे उसी जगह भी पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, कोई ट्यूमर होगा तो वो ऑप्टिक क्याज्मा को उसके कंप्रेशन वो बायटेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम आगे के उसके इंटीरियरली क्या कंप्रेस होता है, सुपीरियरली क्या कंप्रेस होता है, लैटरली क्या होता है, ये हम फर्दर आगे भी हमें सीएनएस में भी हम आएगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बस इतना याद रख लें कि जब भी एडिनोमा होगा या पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर कोई भी होगा तो उससे ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस होगा और बायटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा। 168 एमसीक्यूज एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का ये याद रखना है कि ये न्यूक्लियस पे, क्योंकि ये जीएफआर से रिलेटेड है, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा लेयर्स में, ग्लोमेरुलोसा में होता है मेनली, तो उसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियस के साथ डाल रहे हैं, वरना अगर हम रीनल में पढ़ेंगे तो हम इसके एक्शन और तरीके से पढ़ेंगे एल्डोस्टेरॉन और एडीएच के। किसी का कोई सवाल है? 167 को रिपीट करते किसका? सॉरी, 167 167, ओके। Static and lactogenic secretion is the function of pituitary। अब 167 में ये है कि जो लैक्टोजेनिक सिक्रीशन है, ठीक है, आप कह लें कि प्रोलैक्टिन और सोमैटिक सिक्रीशंस होती हैं नॉर्मली हमारी, ठीक है, जो कि हमारे मसल्स वगैरह पे भी एक्ट आउट कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हो गए, ठीक है, थायराइड हो गया जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, ठीक का होता है, ठीक है डॉक्टर ज़ारा। यस मैम। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं 168 एमसीक्यूज मैंने बताया, उसके बाद है 171 एमसीक्यूज। लीवर एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज इन द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जब भी इंसुलिन डेफिशिएंट होगी तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होगा टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, 175 एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वुमेन सफर सीरियस हेमरेज एंड गोज इन शॉक recovers, she displays symptoms of hypopituitarism. Which of the following will not be expected in the patient? अब देखें कि hypopituitarism जब भी होगा तो infertility भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का फर्क आ जाएगा, पेलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, इंटॉलरेंस टू स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि थायराइड के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। कैक्सिया नहीं होगा, कैक्सिया जो है वो मसल मास के साथ, ये कैंसर पेशेंट के साथ रिलेटेड, तो जो टर्मिनल कंडीशंस चल रही होती हैं उनमें सिया नहीं होगा। 176 कॉर्टिसोल कॉजेज लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं कॉर्टिसोल की कंडीशन में। जब भी जैसे कुशिंग डिजीज़ है, कुशिंग सिंड्रोम हम जिसमें कह रहे हैं, जिसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, वहाँ पे लिम्फोसाइटोपिनिया एंड एजिनोपिनिया होता है, ठीक है, और न्यूट्रोफिलिया होता है, मतलब कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम एडिसन्स की बात करते हैं जिसके अंदर कॉर्टिसोल्स नहीं कम है, या उस पे हम बात करेंगे हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म के साथ, तो उसमें हम ये बात करेंगे कि उसमें क्या ये जो फीलिया है, एजीनोफीलिया है, और उसमें न्यूट्रोपिनिया होगा, ठीक है। जब भी कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो लिम्फोपिनिया और एजीनोपिनिया होगा, और न्यूट्रोफिलिया होगा, और इसके ऑपोजिट जब कॉर्टिसोल कम होगा तो फिर लिम्फोफिलिया, एजीनोफिलिया और न्यूट्रो तो पीने का, ठीक हो गया। इसके बाद है एमसीक्यूज 178 इन थायरोटॉक्सिकोसिस विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपेंस। तो जब भी थायरोटॉक्सिकोसिस होगा तो ग्लूकोनियोजेंसिस होगा, थायराइड ग्लैंड का भी ग्लूकोज के साथ होता है, थायरोक्सिन जब ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ग्लूकोनियोजेंसिस ज़्यादा करता है वो, ठीक है। इसके बाद है 183 एमसीक्यूज। 183 के अंदर क्या कह रहा है,
148 पेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज एन ओपियोइड पेप्टाइड। जो ओपियोइड पेप्टाइड है वो सिर्फ इसमें बीटा एंड्रोफिन है, ठीक है। ये ओपियोइड पेप्टाइड बस इस तरह याद कर लें कि ओपियोइड से एंड्रोफिन याद कर लें, ठीक है, ओपियोइड पेप्टाइड बस। ये जो है बीटा एंड्रोफिन के मोस्टली दिया पेन रिलीफ जो होता है, वो जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो बीटा एंड्रोफिन टाइड वो होता है सर। बाकी सब आपको पता है कि एमएसएच अल्फा और बीटा जो एमएसएच हैं ये मेलाटोनिन के साथ होते हैं। ग्रोथ हार्मोन भी नहीं ओपियोइड इफेक्ट होता उसका भी, और एसीटीएच का भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 186 एमसीक्यूज है 148 पेज पे ही। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है ना, ये जीन्स पे एक्ट करते हैं, ये डीएनए पे एक्ट करते हैं, ये इनसाइड द न्यूक्लियस एक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स का ये होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था थायराइड का, वो भी इनसाइड द न्यूक्लियस था। फिर मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन का बताया था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे था, जीपी से याद करना। और जो स्टेरॉइड है वो भी एक्ट्स ऑन डीएनए, ठीक है। ये 3 एमसीक्यूज आते हैं इस पे। अच्छा, फिर उसके बाद है 180 अच्छा 186 हमने कर लिया। अब 189 इसी पेज पे, विच हार्मोन मेंटेन्स वाटर, तो वो उसमें एल्डोस्टेरोन आ जाएगा। ये हम आगे फर्दर रीनल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पोटाशियम के लिए, क्योंकि एल्डोस्टेरोन होता है तो उसमें हम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में एल्डोस्टेरोन को प्रेफर करते हैं। इसके बाद है 191 एमसीक्यूज पैथोजेनेसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। डिफेक्ट विल बी क्या होगा माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन में आपको कि पोस्ट जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। 193 इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो पूछ रहा है। तो स्टेरॉइड हार्मोन का हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जीन पे एक्ट करता है। यहाँ पे उसने क्या कह दिया, वो डीएनए पे एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब है 198 एमसीक्यूज। 198 के अंदर क्या है कि न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी कब आएगा, जबकि हेमरेज होगा। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगा तो न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आने लग जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ताकि वो उसको काउंटर एक्ट कर सके और स्टेबिलिटी ला सके बॉडी में, ठीक हो गया। इसके बाद है 205 एमसीक्यूज जो कि है पेज नंबर 150 पे। 205 में क्या है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच इन स्ट्रेसेस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो एसीटीएच है जब भी उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी वेन्स में, वेन्स ऑफ द पिट्यूटरी में उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाएगी स्ट्रेस की कंडीशन में। 211, ठीक है। 211 में क्या है, फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। अच्छा, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आया और आपको होगा कि ये थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के बारे में पूछता है। तो आप ये याद रखें कि जब भी सिंथेसिस होगी फर्स्ट स्टेप होगा, सिंथेसिस होगी फर्स्ट स्टेप होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन जब फॉर्मेशन की बात करेगा तो वो आप एफ बी से याद कर लें। एक चीज़ याद कर लें, दूसरी वैसे ही हो जाएगी। फॉर्मेशन से एफ बी से याद कर लें कि जब भी फॉर्मेशन होगी तो बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन होगी, ठीक है। बाइंडिंग आएगी फॉर्मेशन में एफ बी से, और फिर सिंथेसिस जो है वो ऑक्सीडेशन से, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 213। 213 के अंदर है मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स। ये मैंने कल भी बताया था, वैसे मैं आज रिपीट कर रही हूँ कि जो बीटा सेल्स हैं आइलेट्स एंड लैंगरहैंस के, वो टेल ऑफ पैंक्रियाज में मैक्सिमली पाए जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद 214 है अ मैन वर्किंग इन हॉट इन्वायरमेंट हैविंग स्वेटिंग लीडिंग टू एडीएच रिलीज। जब भी स्वेटिंग होगी, जैसे ही वो हॉट इन्वायरमेंट में जंग कर रहा है एक बंदा, ठीक है, और स्वेटिंग हो रही है उसको, तो जब स्वेटिंग होगी तो उसका जो प्लाज्मा के अंदर वाटर है वो कम हो जाएगा, जाहिर है वो सारा उसको स्वेट आउट कर रहा है अपनी बॉडी से। तो वो जब कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और मेंटेन करेगा फिर बॉडी की रेगुलेशन को, ठीक हो गया। 216 एमसीक्यूज है। 216 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनकपलिंग ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एमसीक्यूज भी काफ़ी दफ़ा आता है जिसमें अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पूछा जाता है, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन इज प्रेफर्ड देन थायरॉक्सिन एंड देन एपिनेफ्रिन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमने एंडो के वो वाले एमसीक्यूज कर लिए हैं जो कि
कल ये डिस्कस नहीं किए थे। ये वाले बाकी भी एमसीक्यूज हैं वो लेकिन आप एक दफ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। उसमें से अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज हुआ जो कि आपको समझ ना आ रहा हुआ तो फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी किसी का कोई सवाल है इसमें से, एंडो में से, जो कल हमने पढ़ा या जो आज अभी अब 175? अच्छा एक मिनट, 175 एमसीक्यूज। अच्छा, जो ये 175 एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वुमन सफर सीरियस हेमरेज हुआ एंड गोज इन शॉक आफ्टर शी रिकवर, शी डिस्प्लेस सिम्टम्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एक्सपेक्टेड इन द पेशेंट। भी अब हेमरेज हो रहा है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा, तो उससे इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। फिर जब उसको सीरियस हेमरेज होगा तो उससे उसको पेलर भी हो जाएगा। और अगर पिट्यूटरिज्म हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रहा है तो थायराइड हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से इंटॉलरेंस टू स्ट्रेस भी होगा, ठीक है? और हीट वगैरह से जैसे इंटॉलरेंस हो जाती है या कोल्ड से वैसे इंटॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कैक्सिया नहीं होगा। कैक्सिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनल्स में, कैंसर पेशेंट्स में और ये साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसलिए इसमें हमने कैक्सिया की ऑप्शन चूज करनी है। मैम ये शिहान सिंड्रोम का सिनेरियो है? हाँ, शिहान सिंड्रोम में जब भी वो रूसा वो प्रेजेंट करते हैं ना, तो शिहान सिंड्रोम में वो हो सकता है इसके बाद कि उसको शिहान सिंड्रोम भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने ना उसके सिम्टम्स इतने शिहान सिंड्रोम के, ठीक है? तो उसमें शिहान जो एमसीक्यूज आता है ना वो इस तरह आता है कि वो बहुत ज्यादा और उसके बाद वो फील पा रही, ठीक है? तो उसका और वीकनेस है उसको, और इस तरह की उसके अंदर जो है ना वो ऑप्शंस आते हैं ज्यादातर, ठीक हाँ है? मैम मैम, क्योंकि सॉरी, शिहान में भी पिट्यूटरी का इशू होता है, तभी वो मैं हाँ जी, कंफ्यूज कर ऐसे रही ही थी। होता है, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन शिहान का एमसीक्यूज आता है बहुत दफ़ा, आगे हम पढ़ेंगे भी जब सीएनएस में डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये आएगा। लेकिन उसमें जो है वो इसके साथ भी आता है कि वो हुआ था और अब उसको वीकनेस भी होता है, तो वो उस तरह। ओके, थैंक यू मैम, प्लीज। ओके ओके, 223 देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम ना भी शुरू करने लगे 221 23 आप बोल सकती हैं रूसा, क्योंकि आपके पास शायद थर्ड एडिशन है तो। जी जी, वैसोप्रेसिन सिक्रीशंस इन इंक्रीज बाय, इसके ऑप्शन रीड कर लूं मैं? जी जी। ऑप्शन नंबर, अच्छा, इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन है वो है डी, डिक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। बाकी ऑप्शन रिपीट करूं या? ठीक है, वेजोप्रेसिन का वो पूछ रहे हैं, मतलब कि वो एडी, ठीक है? तो जब ना हमारे पास प्रेशर प्रेशन सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड बाय, उसने पूछा है ना, यही पूछ बोला है ना आपने कि इंक्रीज्ड बाय? वैसोप्रेसिन सीक्रेशन इज इंक्रीज, आंसर ठीक इज है, डिक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। ठीक हो गया। अब होता ये है कि जब हमारे पास ये सारा सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होता है, जिससे बॉडी का जो है ना वो जो अब्जॉर्प्शन है एडीएच के थ्रू भी, क्योंकि रास सिस्टम भी एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन जो होता है वो भी एडीएच को, एंजियोटेंसिन उसको भी इन्हांस कर रहा होता है। जहाँ पे वो एल्डोस्टेरॉन को कर रहा होता है वहाँ पे वो एडीएच को भी कर रहा होता है, ठीक है? तो जब वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है तो एडीएच जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, ठीक है? इस दौरान राइट एट्रियम में हार्ट
हार्ट में आ रहा है वो उसके साथ एसोसिएटेड होता है। जब कभी हार्ट में ब्लड वॉल्यूम राइट एट्रियम में ज़्यादा होगा तो एएनपी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रास एंजियोटेंसिन सिस्टम को डीएक्ट का ये मतलब वो एडीएच को वेसोप्रेसिन को उसको बंद करेगा ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम ना आए। अब इसमें ये पूछा कि वेसोप्रेसिन इंक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है, प्रेसिन जो है वो उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी और फिर इस तरह ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा बॉडी में। ठीक हो गया रूसा? ओके जी 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 मैम आप सना। डबल ए का थर्ड एडिशन फॉलो करें ना, ताकि हमारे जो मिसिंग है तो वो भी हमारे कवर होते जाएं ओके साथ। सना, मैंने जो है वो डबल ए का थर्ड एडिशन मंगवा लिया है। मैं इंशाल्लाह कल से आपको थर्ड एडिशन के साथ ही करवाऊंगी। कोई ऐसा एमसीक्यूज मिसिंग हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, सिर्फ एंडो और ये रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी ठीक के है, लिए। ठीक है, कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थर्ड एडिशन से ही पढ़ेंगे। ठीक। ओके और चलें मैम ठीक है। सूडो अब हम हाइपरपैराथायराइडिज्म का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें। ठीक है, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में होता क्या है कि इट्स सूडो ना, तो नॉर्मली हाइपो होना क्या चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन को कम होना चाहिए। तो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है। ठीक है, बस ये इस तरह ही एमसीक्यूज आता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाइपोपैराथायराइडिज्म का वो ये कहेंगे कि पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है, लेकिन कि वो हाइपो फॉर्म में है कि पैराथायराइड हार्मोन तो हमें फिर भी ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स तो यही आ रहे हैं कि कैल्शियम भी लो है और फॉर्म सूडो में है। ठीक है हुमा? मैम ओके और हैं हाँ जी हाँ जी में यहाँ पे तो यस मैम। 221 है। जी जी 221 में सेकेंड एडिशन में ही आप पूछ रही हैं ये विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायराइडिज्म का पूछ रही हैं? पूछ रही हूँ यहाँ पे 221 एमसीक्यूज है सेकंड एडिशन में। थर्ड एडिशन में कितने हैं टोटल? अच्छा, थर्ड एडिशन वाला कोई बता दे अगर किसी के पास थर्ड एडिशन की बुक है प्लीज। मैम आपके पास थर्ड एडिशन का पीडीएफ? अभी थर्ड एडिशन का पीडीएफ नहीं आया, बुक आ जाएगी थर्ड एडिशन की। मैं इंशाल्लाह फिर एंडो और जो रिप्रोडक्शन के थर्ड एडिशन के एमसीक्यूज होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ओके जरूर इंशाल्लाह। ओके। ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट इट। मुनीब मुझे आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, आपने क्या पूछा है? आवाज कट रही थी बहुत। अच्छा, वो मैंने ये बोला था कि ग्रोथ हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, थायराइड जो है हार्मोन्स वो इनसाइड द न्यूक्लियस है, और जो स्टेरॉइड्स हैं वो भी इनसाइड द न्यूक्लियस है क्योंकि वो डीएनए और जीन्स पैक करते हैं। ठीक है अब हम ना रिप्रोडक्शन की आज फिजियोलॉजी करेंगे। अच्छा पहले मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ठीक है वो करवा दूंगी, उसके बाद हम उसमें से एमसीक्यूज जो होंगे जो डिस्कस करने वाले होंगे एमसीक्यूज टर्म रीड करके इम्पोर्टेंटली फिर हम वो करेंगे। ठीक है, ये इसलिए अभी हम इस तरह कर रहे हैं, हम कल से इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे कि हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे वो कर लेंगे इस दफ़ा, ताकि आप लोग उसको बुक पे बेशक नोट डाउन कर लो या अपने पास कहीं पे भी लिख लें, वो रिवीजन में फिर आपको हेल्प आउट होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन की फिजियो आज हम करेंगे, कल हम पैथोलॉजी पे जो है ना वो जाएंगे। कल का अभी हमारे पास दिन है तो हम वो। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है अभी? ओके अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो आज हम जो है वो रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी करेंगे। ठीक है, उसमें पहले मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बता दूंगी जो जो इम्पोर्टेंटली आते हैं या जो आपने एक दफ़ा गो थ्रू जिनको मेनली करना है। ठीक है, ताकि आप वो नो, उसके बाद वो वाले एमसीक्यूज जिनकी स्टेम के साथ करना ज़रूर मैं आपको फिर उसके बाद साथ साथ करवा देती हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास अब घंटा डेढ़ है तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा
स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स बेशक आप अपने डबल ए पे लिख लें या ये वही एमसीक्यूज ही हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट कोई आया तो मैंने वही हाईलाइट करके आपको करवा रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको एक एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेस्टेरॉन के जो हैं वो 3 मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि पहले वो एंडोमेट्रियल मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसके लिए होता है, फिर उसके बाद वो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करता है, फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या आता है कि अल्वेओलाई और लोब्यूल्स के लिए होता है। ठीक है, ये प्रेफरेंस है प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस की। और जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन के एमसीक्यूज कैसे आता है? एमसीक्यूज ऐसे आता है कि सेकेंडरी जो सेक्सुअल ईस्ट्रोजन से होते हैं। फिर ईस्ट्रोजन का एमसीक्यूज कैसे आता है कि ईस्ट्रोजन जो है वो सॉफ्ट स्किन कॉज करता है। ठीक है, फिर ईस्ट्रोजन का एमसीक्यूज कैसे आता है? उसमें ये पूछा जाता है कि ओवुलेशन आता है, एक ईस्ट्रोजन का और एक एलएच का आ रहा होता है। ठीक है, तो ये दो चार एमसीक्यूज जो हैं वो इस तरह से आते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन क्यूज भी आता है कि जो लेट प्रेगनेंसी है उसमें ऑक्सीडेटिव होता है। तब लेट प्रेगनेंसी होती है और लेबर की तरफ बात जानी होती है तो जो एंडोमेट्रियम है वो सेंसिटिव हो जाती है ऑक्सीटॉक्सिन के। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करता है अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी को थ्रू आउट मेंटेन लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी होगी तो एंडोमेट्रियम सेंसिटिव टू प्रोजेस्टेरॉन रहेगी। जब लेट लेबर की तरफ बात जा रही होगी तो एंडोमेट्रियम सेंसिटिव किससे हो जाएगी? ऑक्सीटॉक्सिन से। फिर उसके बाद एमसीक्यूज क्या आता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जैसे शुरू प्रेगनेंसी में, ठीक है, स्टार्ट में कॉर्पस लूटियम होती है, बाद में क्या होता है वो प्लेसेंटा उसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में कॉर्पस लूटियम स्टार्ट में रहती है, तो लेटर ऑन प्लेसेंटा के नाम से कह रहे होते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से रिलीज हो रहे होते हैं और इन कॉर्पस लूटियम से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात कि जो अर्ली प्रेगनेंसी है कॉर्पस लूटियम सिक्रीट कर रहा होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन को, लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा रिलीज कर रहा होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल जो फेज है, जो साइकिल फेज है, उसके अंदर क्या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रोल प्ले कर रहे हैं। अब जो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसमें हमारे पास 3 मेन फेजेस हैं। एक मेंस्ट्रुएशन फेज है, ठीक है, दूसरी जो है वो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज है और तीसरी हमारे पास सेक्रेटरी फेज है। अब इनके दो दो नाम है, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज को हम फोलिकुलर फेज भी कहते हैं और सेक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज हमारी चलती है तकरीबन 1 to 7 डेज की। ठीक है, उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में हमारे पास एफएचएच भी आ रहा होता है, लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पे जाते हुए अप टू 14th डे ओव्यूलेशन होती है और ओव्यूलेशन पे एकदम सर्ज आता है एलएच और ईस्ट्रोजन का, इन दोनों का सर्ज आता है। ठीक है, अब जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो आपका जो वो साइकिल है वो लोअर डाउन लिमिट्स पे आने लग जाता है और वो एंटर हो जाता है 14th डे के बाद सेक्रेटरी फेज में। तो सेक्रेटरी फेज के बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि सेक्रेटरी फेज में जो ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत टॉर्शियस होते हैं लेट सेक्रेटरी फेज में। फिर एक एमसीक्यूज ऐसे आता है जिसमें लिखा होता है कि 7th अपीयरेंस मिल रही है आपको एंडोमेट्रियम की, तो फेज बताएं, तो वो सेक्रेटरी फेज होती है। सेक्रेटरी फेज में बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है, टॉर्शियस, उनके अंदर वीन्स वगैरह आर्टरीज टॉर्शियस होती हैं। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े ग्लैंड्स बन जाते हैं, तो इसलिए ग्लैंड एट सेक्रेटरी फेज में हमें मेनली मिलती है। और सेक्रेटरी फेज में हमारे पास मेनली कौन सा हार्मोन होता है? कोई बताएगा अभी कौन सा हार्मोन होता है सेक्रेटरी फेज में? प्रोजेस्टेरॉन। हाँ जी, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो सेक्रेटरी फेज में हमारे साथ जो होता है। ठीक हो गया। अब इसके साथ एमसीक्यूज
है वो ये आता है कि LH, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन के दौरान एट द डे 14 जब ओव्यूलेशन होती है और LH सर्ज आता है तो उसमें LH के लेवल्स पूछते हैं। एक MCQs ऐसे आता है जिसमें वो कहते हैं कि LH इंक्रीज कितना होता है 2 days बिफोर, तो वो होता है 6 to 8 या किसी ऑप्शन में आपको 6 to 8 फोल्ड मिलेगा और किसी में आपको 6 to 10 फोल्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब इंक्रीज की बात करेगा 2 days बिफोर तो उसमें 6 to 8 एंड 6 to 10 फोल्ड्स मिलेंगे। फिर एक MCQs ऐसे आता है जिसमें वो LH सर्ज की बात करते हैं। सर्ज जो भी होगा वो आपने अगर आपके पास ऑप्शन 4 to 5 फोल्ड की भी है और 6 to 10 फोल्ड की भी है तो हम उसमें प्रेफरेंस 4 to 5 फोल्ड की करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये MCQs, ठीक है। लेकिन बस आप लोग इस तरह याद कर लो, नोट डाउन कर लो कि जब वो इंक्रीज की बात करेगा तो 6 to 8 या 6 to 10 फोल्ड्स हमने लगाना है और सर्ज की बात करेगा तो 4 to 5 फोल्ड को प्रेफरेंस देनी है और फोल्ड, ठीक है। ये आप MCQs जब आप प्रोडक्शन के तो उसमें भी ये MCQs आएंगे तो उसको जो है वो नोट डाउन कर लेना है कि जब इंक्रीज का पूछेगा 10 पे जाना है, पूछेगा तो 4 to 5 फोल्ड इंक्रीज इज ग्रेटर देन 6 to 10 फोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है एक MCQs ये भी आता है जो मैंने फेजेस अभी आपको बताई, मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी फेज की, ठीक है। उसके अंदर एक MCQs हम इस तरह भी डिस्कस करते हैं, वो ये पूछते हैं कि प्रेगनेंसी किस फेज में स्टक होती है। अब आप ये देखो कि प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पे हो रही होती है, राइट। तो जब ओव्यूलेशन, जब तक ओवरी ने फर्टिलाइज नहीं करना है स्पर्म के तो स्टक है ना, ठीक है। और अगर फर्टिलाइज कर ले तो वो प्रोलिफरेटिव फेज के बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज की तरफ तो नहीं जाएगी बात, ठीक है। तो जब भी प्रेगनेंसी स्टक की बात करेगा तो वो बात करेगा प्रोलिफरेटिव फेज की, ठीक है। इसके बाद मैंने जहाँ पे आपको पहले बताया कि अर्ली प्रेगनेंसी में हम कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये MCQs भी बहुत दफ़ा आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस किससे होती है, तो is the hormone that maintain the couple pregnancy में, और later on pregnancy मेंटेनेंस होती है वो प्रोजेस्टेरॉन से होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सा हार्मोन बढ़ता है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आती हैं, ठीक है। जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या होता है कि वाहिद एक हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इंक्रीज नहीं करता, उसमें ये होता है कि वो पहले इंक्रीज करता है भी डिक्रीज करता है तो इसलिए वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा MCQs आता है कि नॉर्मल क्या रहता है तो उसमें आपने टिक करना होता है कि ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रहता है। बाज़ दफ़ा ये भी MCQs आता है कि उसमें ये पूछा होता है जो होता है तो वो ग्रोथ हार्मोन होता है। वैसे ये रफ़ी में भी आप इसको जो है रिपीट पे पढ़ेंगे उसमें भी यही लिखा होगा जो रिमेन्स नॉर्मल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो ग्रोथ हार्मोन है, वो इसीलिए नॉर्मल रहता है क्योंकि वो इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज हो जाता है, तो वो इक्वल अमाउंट्स में होता है और इसलिए वो नॉर्मल रह जाता है, ठीक है। फिर ग्रो आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल हमारे पास होता है, ठीक है, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल रीमिया में क्या होता है कि वहाँ पे RBC मैस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये MCQs भी आता है कि प्रेगनेंसी में होता क्या है हमारे पास कि RBC मैस ज़्यादा होता है और उसकी वजह से अनीमिया प्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। ये तो आप लोगों को है इंफॉर्मेशन इस बारे में। मैम रिपीट करें। ठीक है, ओके। अच्छा, बाकी लोग भी कुछ लोग ही बस रिस्पॉन्ड कर, लोग भी सुन रहे हैं, उनको समझ आ रही है या बस मैं बस ऐसे ही पढ़ा ही रही हूँ? ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा 6 to 7 फोल्ड की बात की थी यहाँ पे, जो अभी रीसेंट प्रेफरेंस आ रही है वो 8 to 10 फोल्ड्स पे आ रही है, तो उसको ही हम प्रेफरेंस देंगे 8 to 10 हाँ फोल्ड्स जी, को। हाँ जी, हाँ जी, उसमें आप उसको प्रेफरेंस देंगे तो फिर उसके बाद फोल्ड्स पे फिर आप जाएंगे, ठीक है। मैम अच्छा, जो अभी आपने फिजियोलॉजिकल एनीमिया की बात की है ना, तो मैम उसमें रेड ब्लड सेल्स का मैस इंक्रीज होता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि मैंने जो पढ़ा था ना उसमें ये था कि प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपैंड कर जाता है जिसकी वजह से एनीमिक पेशेंट। काइंडली ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ओके ओके। अच्छा,
अच्छा उसमें ये है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है और रेड सेल मास भी करता है, लेकिन प्लाज्मा ज़्यादा एक्सपेंड करता है ग्रेटर देन आपका रेड सेल मास ना। तो ये दोनों फिनोमेना, तो जो ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ ना उसमें प्लाज्मा का वॉल्यूम ऑप्शन नहीं था कि प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और रेड ब्लड सेल मास भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी आ रही है रूसा आपको वॉइस? अब ठीक है मेरी आवाज़? जी मैम। अब ओके, ये हो रहा होता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है और रेड सेल मास भी बड़ा होता है, तो वो इस वजह से जो है ना वो अनीमिया हो जाता है। और जो ऑप्शन मैंने आपको अभी AA से पढ़ के बताई उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम की उन्होंने ऑप्शन नहीं दी हुई थी। अगर हाँ प्लाज्मा वॉल्यूम की ऑप्शन दें तो उसमें फिर आपने उसको प्रेफर करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अच्छा, और किसी का कोई यहाँ पे किसी और भी पूछा है कि नहीं? अनीमिया वाला समझ आ गई है? ठीक हो गया। अच्छा मुझे हम वो आगे बस अब वो LH सर्च वाला बता दें, वो जो 5 फोल्ड का आपने बताया था। अच्छा सर्च सर्ज में मैंने आपको बोला कि सर्ज में अगर ऑप्शन आएगी ना तो वो 4 to 5 फोल्ड 6 to 10 फोल्ड्स पे, ठीक है, वो 2 days बिफोर, और वो इंक्रीज कितना हुआ है तो उसमें वो 8 to 10 फोल्ड्स और 6 to 10 फोल्ड्स की ऑप्शन को आपने दिखना है। ठीक है, आगे समझ? अच्छा अब हम फर्दर इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें क्या है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ये MCQ प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे बी करेंगे, और कित जो है ना वो यूरिन टेस्ट ना, जब भी हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो यहाँ पे लिखा होगा 8 to 10 डेज में हम ब्लड टेस्ट करते हैं। HCG जब भी 8 to 10 डेज की बात करेंगे तो हम बीटा HCG की बात करेंगे कि वो ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। आफ्टर 10 डेज हम जो है ना वो यूपीटी कर सकते हैं। रफ़ी में थोड़ी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा जब आप लोग रफ़ी में पढ़ेंगे ये, ठीक है, तो ये करेक्शन करने वाली है जिसमें यूरिन के लिए 10 डेज से अबव जाके बात होती है और 8 to 10 डेज में जो है वो ब्लड टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, बीटा HCG के लिए प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा अब प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से रिलेटेड यही हैं जो मैंने आपको कुछ बताए हैं MCQs। ठीक है, इसके बाद हम बात कर मेल साइड पे, ठीक है, टेस्टोस, ठीक है। अब जो टेस्टोस्टेरॉन होता है और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो पोटेंट होता है उसका, ठीक है, यूरिन वाला। अच्छा इसमें ये है यूरिन में कि अगर हमने वो कहे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और हमने ब्लड टेस्ट करना है तो हम कितनी देर में करेंगे? बीटा HCG मतलब कि हमने चेक करना है तो वो हम करेंगे 8 to 10 में। हाँ रूसा मैं अभी समझाती हूँ। अच्छा वो 8 to 10 डेज में हम करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट। और अगर हमने यूरिन तो वो डेज करेंगे, ठीक है। यूरिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है आफ्टर 10 डेज, ठीक है, ये करेक्शन आपने रफ़ी में कर लेनी है अपनी, ठीक है। 8 to 10 डेज के लिए ब्लड टेस्ट होता है, उसमें रफ़ी में लिखा हुआ है कि 8 डेज तक ब्लड टेस्ट होता है और 10 डेज तक जो है ना वो यूपीटी होता है, लेकिन 8 to 10 डेज हम ब्लड टेस्ट ही काउंट करते हैं और आफ्टर 10 डेज जो है ना वो यूपीटी है। ठीक हो गया। अच्छा अब रूसा ने कहा है कि वो प्रेगनेंसी के साथ, अच्छा मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करने लगी थी, वो पहले हम प्रेगनेंसी का फिर वो वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा प्रेगनेंसी के अंदर ना हमारे पास जो रेस्पिरेटरी जो फिनोमेनाज हैं वो क्या डिक्रीज होते हैं क्या इंक्रीज होते हैं, ठीक है, ये आगे MCQs में भी आपने ज़रूर पढ़ना है, ये उसमें लिखा भी आएगा, मैं आपको तरीका बता देती हूँ आपने याद कैसे करना है। अच्छा जो चीज़ें इंक्रीज होती हैं उसमें क्या आ जाता है, वो मैंने ऐसे याद किया कि ATM में हम बैलेंस डालते हैं ना, ATM इंक्रीज होता है बैंक का, ठीक है, ATM जो हमारे पास कार्ड होता है वो इंक्रीज होता जाता है जब हम बैलेंस डालते हैं। तो इंक्रीज क्या होता है, ITM अंदर ऐड कर लें, उसमें ऐड नहीं हुआ हुआ। ITM में क्या क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ओके, और इसके अलावा माइन्यूट वेंटिलेशन। इंक्रीज क्या होता है,
एटीएम से आईटीएम याद कर लें, इंक्रीज में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम एंड माइन्यूट वेंटिलेशन। जी आमना, आपका कोई सवाल है? और इसके अलावा डिक्रीज क्या होता है, जितनी भी लंग कैपेसिटीज होंगी वो डिक्रीज होंगी। जैसे कह लो कि टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, FRC डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डबल ए में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, FRC नहीं लिखा हुआ, FRC डिक्रीज हो जाएगी और टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो रिमेन नॉर्मल रहेगा वो वाइटल कैपेसिटी है, वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो FRC रहेगी, लेकिन वाइटल कैपेसिटी जो है और रेस्पिरेटरी वो नॉर्मल रहेंगे। और इंक्रीज में आईटीएम से याद करना है कि इंक्रीज फॉर द आईटीएम वॉल्यूम एंड माइन्यूट वेंटिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की तरफ। टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की क्या है, उसमें क्या है कि अब सबसे पहले एक एमसीक्यूज आता है कि टेस्टोस्टेरोन का बोला जाता है कि ये मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक जो अफेक्ट आता है वो टेस्टोस्टेरोन का आता है, एक बात। फिर एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि अगर हमने डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन में से सिर्फ पोटेंसी काउंट करनी हो कि किसकी पोटेंसी ज्यादा है, तो वो डाई ज्यादा है। आप इस तरह याद कर सकते हो कि वो डाई है, डबल है, तो उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन से उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, टेस्टोस्टेरोन सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम पोटेंसी एक और चीज की देखते हैं, वो ईस्ट्रोजन की उसकी देखते हैं। ईस्ट्रोजन में हमारे पास 3 फॉर्म आती हैं, एक ईस्ट्राडायोल, एक ईस्ट्रायोल और ईस्ट्रायोन, ठीक है। अब ये कैसे याद करना है, जो ईस्ट्राडायोल है वो डॉल फॉर्म है, मतलब जब लड़की कह लें कि आप पुबर्टी हैं, ठीक है, वो डॉल है, ईस्ट्राडायोल। उस स्टेज में हमारे अंदर ईस्ट्रोजन का जो ईस्ट्राडा, फिर आ जाती है हमारे पास ईस्ट्रायोल। ईस्ट्रायोल वो वाली फॉर्म जो प्रेगनेंसी के दौरान, ट्रायोल से ट्राई याद रखें कि मदर, फादर एंड बेबी, ठीक है। ट्रायोल से ट्राई याद रखें, ये प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रायोल होती है, ठीक है। और ट्रॉन कब होती है, ईस्ट्राओन कब होती है, ट्रॉन तब होती है जब मीनोपॉज हो जाए, मतलब कि वो सिंगल एक वो मदर ही रह गई है, मीनोपॉज अब हो गया, तो वो वन पर्सन है, तो वो ट्रॉन हो गई है, ठीक है। तो जब हम पोटेंसी की बात करते हैं इसमें, तो इसमें हम पोटेंसी की इस तरह बात करते हैं कि जो ईस्ट्राडायोल होती है, जो प्यूबर्टी की स्टेज में होती है हमारे पास ईस्ट्रोजन की फॉर्म मैक्सिमली, वो उसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आप उस स्टेज में आप एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह याद कर लें कि ईस्ट्राडायोल की पोटेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फिर कम कब होती है पोटेंसी, ईस्ट्रोन में, उसके लेस देन पोटेंसी होती है ईस्ट्रोन में जब मीनोपॉज स्टेज में होते हैं। लेकिन उससे कम पोटेंसी होती है ईस्ट्रायोल में जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, ठीक है। ट्रायोल में सबसे लेस प्रेगनेंसी, इस तरह याद कर लेंगे प्रेगनेंसी में बंदा जो है वो थका थका सा भी रहता है, ठीक है, तो वीकनेस भी होती है, तो उसकी वजह से जो है उसकी पोटेंसी सबसे कम है, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ कि ईस्ट्राडायोल प्यूबर्टी फॉर्म में सबसे ज़्यादा पोटेंसी होती है, ईस्ट्रोन मीनोपॉज फॉर्म में इसकी पोटेंसी सेकंड नंबर पे होती है, और थर्ड नंबर पे पोटेंसी हमारे पास किसकी होती है, ईस्ट्रायोल की, और ये होती है प्रेगनेंसी की कंडीशन में हमारे पास ईस्ट्रोजन की फॉर्म, ठीक आप लोगों को। अच्छा, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि पोटेंसी क्या है, अब फर्दर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। जैसे हमने प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को डिस्कस किया, अब जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे जो मेल के जो लेरेंजियल कार्टिलेज होता है, मेन उसका एक्शन क्या होता है कि वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थिकनिंग ऑफ वॉइस के लिए होता है, ठीक है। तो वो लेरेंजियल कार्टिलेज थिकनिंग करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेनली प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वो लीडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है, जिसपे LH एक्ट करता है, और LH लीडिंग सेल पे जब एक्ट करता है तो वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर देता है। और इसीलिए लीडिंग सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ज़्यादा होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि उसकी स्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो तकरीबन
तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अमाउंट होती है वो भी लीडिंग सेल में ज़्यादा होती है और लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। और इसके बरक्स जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, वो एक्सटर्नल जेनिटलास के लिए होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटला मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कंप्लीट कर रहा होता है और इंटरनल जेनिटला के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है और ये थिकनिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक हो गया। अब एक एमसीक्यूज ऐसे भी आता है कि एमेन्यूरिया का पूछा जाता है। एमेन्यूरिया में सबसे ज़्यादा मेन जो कॉज होती है, हमने गायनी और गायनी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा कि एनोवुलेशन जो है वो एमेन्यूरिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। एक एमसीक्यूज ऐसे टी पे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखेंगे प्यूबर्टी पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसने सारे जो है वो कंप्लीट करने हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें एफएसएच आ गया, एलएच आ गया, जिसने टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्यूबर्टी पे क्या हमारे पास ज़्यादा होगा, हमारे पास गोनाडोट्रोपिन जो हैं वो हार्मोन्स वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है? कुछ एमसीक्यूज कुछ पढ़ रहा है, समझ आ रहा है कि क्या हम करें? ठीक हो गया। अब इसी के दौरान हम थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि हम टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस कर रहे हैं, जी बहतावर मिल जाएगा। अच्छा जी, हम टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन के फर्दर एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तो उसमें फर्दर एमसीक्यूज टेस्टोस्टेरोन के ऐसा भी आता है कि एक एमसीक्यूज में वो पूछेगा कि टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा एस्ट्रायोल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो किससे होगा? तो वो एफएसएच जो है वो इन्हांस करता है टेस्टोस्टेरोन को 17 बीटा एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एफएसएच है कि एलएच लीडिंग सेल्स पे एक्ट कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाने में, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन ने कन्वर्जन करनी है इन बीटा में तो फिर वो उस पे एफएसएच चेक करेगा, ठीक है। फिर इससे ही हम रिलेटेड जो हैं वो स्पर्म्स, और वो स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर किधर होते हैं और मोटिलिटी क्या होती है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो स्पर्म्स हैं उनके जो अगर वो हमसे एक ओल्ड एज मैन है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो स्पर्म का क्या प्रॉब्लम होगा, तो उसमें ऑप्शंस जो आपने चूज करनी है वो उसकी मोटिलिटी पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओल्ड एज मैन में जब स्पर्म का कोई मतलब कि उसके साथ वो रिलेटेड वो ये दें कि उसमें जो है वो इस तरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेल प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और वो उसमें क्या इशू हो सकता है, तो उसके अंदर हम इशू ये देखेंगे कि उसकी जो मोटिलिटी है वो अफेक्ट होती है स्पर्म्स की, ठीक है। ये एमसीक्यूज आगे आएगा आप। अच्छा, उसमें फिर आगे क्या हम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका फर्टिलिन पार्ट, एक होता है उसके हेड का एक्रोसिन पार्ट, ठीक है। जो उसके हेड का एक्रोसोमल कैप जिसके अंदर एक्रोसिन हार्मोन्स वगैरह हमारे पास पड़े होते हैं वो बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। स्पर्म के जो हेड का एक्रोसोमल पार्ट है वो बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। इसके अंदर अब हमारे पास हार्मोन्स आगे से हैं, वो एक्रोसिन है और फर्टिलिन है। अब फर्टिलिन फर्टिलिन क्या करेगा, स्पर्म हेड को ओवम के मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन, और एक्रोसिन क्या करेगा, वो एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, मतलब वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा ताकि अंदर एंट्री कर वहां सके, ठीक हो गया। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। जब भी वो ये बोले कि स्पर्म को हेड ऑफ द स्पर्म के हेड को ओवम के साथ क्या अटैच करता है, तो वो फर्टिलिन अटैच करता है, ठीक है। और एक्रोसिन क्या करता है, वो एक्रोसोमल रिएक्शन करता है। अब स्पर्म से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है, एक्रोसोमल कैप होती है ना मासूमा, तो उसके अंदर जो है ना वो एक्रोसिन जो है वो होते हैं, ठीक है। फिर वो जब रिलीज होते हैं तो वो उसकी एंट्री के जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं इनटू द ओवम, ठीक है। वो एंट्री के लिए होते हैं कि ओवम की मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करके तो उसकी एंट्री के लिए होते हैं, ठीक है। मेनली वो ये काम कर रहे हैं और फर्टिलिन सिर्फ अटैचमेंट करता है, ठीक है। अब स्पर्म की हम लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है 24 to 72 आवर्स। बाज दफा 3 डेज भी लिख देते हैं, बाज दफा 72 आवर्स की ऑप्शन नहीं होती है, वो होती है 62 की या 64 की, ठीक है। तो हमने इसी को ही चूज करना होता है। 72 से ऊपर
80 लिखा हो तो 80 को आपने प्रेफर कभी भी नहीं करना, ठीक है। 24 टू 72 आवर्स हमारे पास एक रेंज है, ठीक है। इसके अंदर अगर 60s की ऑप्शन आ जाए तो 60 भी आप लगा सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज में 60s वाली ऑप्शन भी है। लाइफ स्पैन इसका 72 आवर्स का होता है मेनली, और जो एक्टिव ये रहते हैं स्पर्म वो 40 ये रहते हैं, ठीक है। ये बात भी नोट कर लें कि 48 आवर्स के लिए वो सिर्फ एक्टिव रहते हैं। अगर वो सिर्फ पूछे कि एक्टिव कितनी देर के लिए रह रहे हैं तो वो 48 आवर्स के लिए रह रहे हैं, लेकिन वो जो अगर ये बात करें कि उसका लाइफ स्पैन कितना है तो वो फिर 24 टू 72 आवर्स है, ठीक हो गया। ऐसे भी था जिसमें ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन का पूछा हुआ था, तो उसमें थिक का है जो कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। और अच्छा, फिर उसके बाद प्लेसेंटा एक पार्ट होता है फीटल पार्ट और ये होता है मैटरनल पार्ट। या आप रफ़ी में भी, ठीक है, जो उसे फीटल कोरियन कोरियोनम फ्रंडोजम हम कहते हैं, ठीक है, कोरियोनियम फ्रंडोजम उसको कहते हैं। तो ये फीटल से आप ये याद रखें कि चाइल्ड होता है, ठीक है, फीटल एक चाइल्ड होता है, तो वो उसके अंदर हम फीटल कोरियोनिक फ्रंडोजम है, सी फॉर चाइल्ड एंड सी फॉर कोरियोनिक फ्रंडोजम। और जो मदर पार्ट होती है उसमें बेजेलस होती है, लेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर हम ये पढ़ ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं बच्चे की ना, हमने क्या मेजरमेंट्स लेनी होती हैं जिससे हमें ये पता चले कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हम क्रोन रम्प लेंथ करते हैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम करते हैं बीपीडी बाय पैराइटल डायामीटर हम मेजर करते हैं, जो कि हम हेड सर्कमफ्रेंस मेजर कर रहे होते हैं बच्चे का। बीपीडी किसी ने रेडियोलॉजी की रोटेशन की हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीडी मेजरमेंट्स भी आ जाती हैं, तो वो हम करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास आ जाती है सिर्फ सीआरएल, ठीक है। अभी हम जो भी ना मल्टीपल एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत दफ़ा रिपीट भी हुए हैं और जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम एमसीक्यूज वाइज भी बीच में से करेंगे, ठीक है। मैम ये आप कहाँ से करवा रहे हैं, ये भेज दीजिएगा फिर ग्रुप में काइंडली। ओके, ठीक है, ये मैं डबल ए से ही आपको करवा रही हूँ, ठीक है, कि हम मल्टीपल जो एमसीक्यूज जो रिपीट हो रहे हैं हम उसी को ही कर रहे हैं, ठीक है, ओके मैम। ओके। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। सॉरी, अभी वो मेरा इंटरनेट एकदम जो है वो चला गया था। अच्छा, हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से ही। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके ओके, अगर किसी ने लीव किया है तो ग्रुप में जो है ना वो मैसेज जो है वो एक दफ़ा कर दें कि कंटिन्यू इधर से ही हम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये है फर्दर कि सॉरी रुबीना, अच्छा आप ये कह रही हैं कि एमसीक्यूज वाइज हम करते जाएं तो उसी तरह ही बस पढ़ते जाएं, उसको ये कह रही हैं आप? असल में ये है कि जब हमारे पास ना इस तरह हो जाता है ना कि जैसे आप एंडो आपने करनी है 3 दिन में, तो एंडो भी करनी है फिर रिप्रोडक्शन भी करनी है साथ में ना, तो इतने सारे हम एमसीक्यूज जो हैं वो सीक्वेंस वाइज फिर कर नहीं सकते,
ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पहले करवा के, तो उसमें फिर जो बाकी के एमसीक्यूज हैं वो मैं मार्क करके तो आप लोगों को वो भी अभी करवाऊंगी, ठीक है। कुछ हम एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे विद द स्टेटमेंट, ठीक है ना। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो स्टेटमेंट के साथ पढ़ने वाले होते हैं, तो हम उनको उसके साथ अभी डिस्कस करेंगे। बस एंडो और रिप्रोडक्शन ऐसे है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी हम उस तरह कर लेंगे, हम एमसीक्यूज के साथ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो फिर हम एमसीक्यूज के साथ भी कर लेंगे। ओके अच्छा, अब एक एमसीक्यूज ये भी आता है जिसमें ये है कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स का पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज है। अब ये दो चीजें हैं, जब मैंने ईस्ट्रोजन आपको पढ़ाया मैंने उसमें कहा कि वो सॉफ्ट, ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, सॉफ्ट, लेकिन जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वगैरह होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल होता है जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स करते हैं। फिर उस में पूछता है कि फर्टिलाइजेशन जब हो गई है उसके बाद इम्प्लांटेशन कितने दिनों में होगी, तो वो 6 डेज के अंदर अंदर इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। 6 डेज से पहले कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं होती, लेकिन आपने ऑप्शन चूज करनी है 6 डे की या 7 डे की, सब बाज दफा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन आते का। जब भी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स की बात करेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियल मेंटेनेंस और थिकनिंग के लिए होती है, वो सॉफ्टनिंग के लिए नहीं होता, ठीक है। सॉफ्टनिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं, जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं तो सॉफ्टनिंग होती है, और फिर ये लेबर के लिए जो है ना वो मैं आगे जो है वो बात चलती है, ठीक हो गया। तो सॉफ्टनिंग के लिए याद रखना है कि वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। इसके अलावा जो मिल्क के साथ एमसीक्यूज एक आते हैं उसको भी नोट डाउन आप कर लें, ये मैं आपको ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। मदर मिल्क के साथ एमसीक्यूज क्या आता है, उसमें मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसमें बाज़ दफ़ा जो है ना वो कंफ्यूजन भी हो जाती है मदर मिल्क की एमसीक्यूज के साथ। उसमें क्या क्या है, एक आता है कि मदर मिल्क और काऊ मिल्क में से सबसे ज्यादा चीज क्या मिलेगी मदर मिल्क में, ठीक है। एक ऐसा एमसीक्यूज आता है, तो उसमें हम लगाते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को, क्योंकि मदर मिल्क में जो सबसे ज्यादा हमारे पास होता है वो आईजीए होता है। सिक्रीशंस में आप आगे भी फर्दर जाके भी पढ़ेंगे, जो भी सिक्रीशंस में होता है ना वो आईजीए ज्यादा होता है, तो आईजीए इज द इम्यूनोग्लोबिन ना। तो जब मदर मिल्क और काऊ मिल्क की बात करेंगे तो इम्यूनोग्लोबिन्स आर मोर इन द मदर मिल्क। फिर क्या मदर मिल्क में ज्यादा होगा, काऊ मिल्क से लैक्टोज ज्यादा होगा मदर मिल्क में, ठीक है। मदर मिल्क में काऊ मिल्क से क्या ज्यादा होगा, लैक्टोज ज्यादा होगा। लेकिन मदर मिल्क डेफिशिएंट किस में होगी एज कंपेयर टू काऊ मिल्क, काऊ याद कर लें और सी फॉर केजिन याद कर लें कि काऊ मिल्क में केजिन CASEIN, ठीक है। ये मैं फॉरवर्ड भी कर देती हूँ अभी ग्रुप में, ये आप देख लें कि जो केजिन है वो मदर मिल्क में डेफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू काऊ मिल्क, ठीक है। काऊ मिल्क में केजिन ज्यादा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि मदर मिल्क डेफिशिएंट हो जाता है विटामिन सी में, जहाँ पे आपने ये याद किया केजिन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मदर मिल्क, तो वहाँ पे सी फॉर विटामिन सी याद कर लें कि मदर मिल्क में विटामिन सी नहीं होगा। और अगर बिल्कुल ये बात करें कि डजंट कंटेन, है ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, डेफिशिएंट तो होता है ना कि कम है, एक होता है कंटेन ही नहीं है, तो मदर मिल्क में आयरन नहीं होता। और नोटोरियसली डेफिशिएंट अगर बात करेगा कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, तो फिर वो पेंटाथोनिक एसिड होता है विटामिन B5, ठीक है। ये इसको मैं रिपीट भी कर देती हूँ, ग्रुप में भी मैंने भेज दिया, उसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। जब डेफिशिएंट की बात करेगा कि सिर्फ कम है, वो विटामिन सी कम है। जब वो बात करेगा कि नोटोरियसली डेफिशिएंट है, तो वो फिर विटामिन B5 जिसे पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है वो कम है। जब वो बात करेगा कि है ही नहीं, तो वो आयरन होती है जो होती ही नहीं है। जब वो काओ के साथ कंपेयर करेगा कि अब डेफिशिएंट है मदर में, तो वो केजिन है, सी फॉर के, जो काओ में ज़्यादा होता है और मदर में नहीं होता। और वैसे बात करें कि अगर मदर में ज़्यादा क्या है, तो मदर में ज़्यादा है इम्यूनोग्लोबिन्स और दूसरा लैक्टोज ज़्यादा होगा। अगर वो काऊ मिल्क के साथ कंपेयर करके बोलेगा तो लैक्टोज ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है वो अब हम एमसीक्यूज कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ आई है और एमसीक्यू डाउन कुछ किए हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स ठीक हो गया, ओके, सही होगा। अच्छा, अब हम जो है ना वो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं
कि हमने एमसीक्यूज जो हमारे रह गए थे हम वो कर लेते हैं कुछ। अच्छा, इसमें एक एमसीक्यूज ना वॉमिटिंग के साथ भी आया हुआ है, ठीक है। वैसे तो वॉमिटिंग और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को हम जो है वो नेफ्रो के साथ पढ़ेंगे, तो वैसे हम उसके साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ थोड़ा सा। एक एमसीक्यू आपको मिलेगा वॉमिटिंग वाला, जिसमें वो पूछ रहा है कि वॉमिटिंग में क्या होता है, या वो ये पूछ रहा है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जिसमें एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, ठीक है। तो वॉमिटिंग से आपने याद करना है कि उल्टी जो आती है पेशेंट को, ठीक है, उल्टी में ए अल्कलोसिस में एल है तो उल्टी में भी एल है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद कर लिया था कि डायरिया में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो वॉमिटिंग उसके ऑपोजिट होती है, उसमें अल्केलोसिस होती है, ठीक है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का भी जब भी कि वो एक्सेसिव वॉमिटिंग की कंडीशन है तो उसमें अल्केलोसिस ही आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम फर्दर एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। हम शुरू करें रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज 152 पेज से। अच्छा, इसमें जो मैंने जो उसके अलावा वाले एमसीक्यूज अभी मैं करने लगी हूँ जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किए। 22 एमसीक्यूज है, 153 इसको देखें, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन फॉलोइंग विल हैपन। अब लैक्टेशन में हमारे पास क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हमारे पास रिलीज होता है, राइट। प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, मतलब कि एफएसएच और एलएच को जो है वो फोलिकल की मैचुरेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। जब एफएस तो प्राइमोडियल जो फोलिकल है, जो फोलिकल नंबर 1 है जो स्टार्ट कर रहा है, वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इस चीज की समझ आ, प्रोलैक्टिन उसको इनहिबिट करेगा तो प्राइमोडियल फोलिकल जो हैं वो फेल टू डेवलप हो जाएगा। करेंगे 26 पेज 154, ठीक है। अब मोस्ट टॉक्सिन क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन के लिए ये है कि जो ईस्ट्रोजन है प्रेगनेंसी में, वो ऑक्सीटॉक्सिन को जो है पोटेंशिएट करता है। ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है रिलीज के ऑक्सीटॉक्सिन को हाइपोथैलेमस से, और प्रोमोट करता है उसकी बाइंडिंग को मैगडेला में। ईस्ट्रोजन 2 मेन हार्मोन्स के फंक्शन मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि पहले प्रेगनेंसी को स्टार्ट करता है और बाद में फिर उसका यूट्रस के ग्रोथ को, उसकी लाइनिंग को, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स को और डेवलपमेंट ऑफ बेबी ऑर्गन्स को, ये सबको मेंटेन करता है। और लेबर के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन की मेंटेनेंस पोटेंशिएशन के लिए ईस्ट्रोजन मेन जो है वो रोल प्ले करता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 154 पेज ही है। इसमें इसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है कि प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आएंगे। ये वही सेम एमसीक्यूज है, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें ऐड कर लें कि जैसे इंक्रीज क्या होगा, आईटीएम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम एंड माइन्यूट वेंटिलेशन, 3 चीज़ें इंक्रीज होंगी। और डिक्रीज क्या होगा, टीएलसी, एफआरसी और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने बताया रेस्पिरेटरी रेट और वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। इस पे आप मैम सॉरी इनका इनका कोई सीक्वेंस वाइज होगा कि इंक्रीज या नहीं डिक्रीज नहीं, में सीक्वेंस पहले नहीं, एफआरसी है या पीएलसी है? नहीं, ज्यादातर जो आपके पास आएगा ना वो एफआर आती है, और उस ज्यादा मतलब कि इसमें जो है वो सिर्फ टीएलसी है, तो सिर्फ आप फिर टीएलसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर एफआरसी की है तो फिर हमने एफआरसी को प्रेफर करना होता है, ठीक है, इसको दोबारा टीएलसी से ज़रूर। इंक्रीज कौन से होंगे, डिक्रीज कौन से होंगे? अच्छा, इंक्रीज में मैंने आपको बताया कि एटीएम हमारा वो एटीएम, ठीक है, वो उसकी वर्थ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह आईटीएम से याद कर लो, एटीएम से आईटीएम। आईटीएम में क्या है हमारे पास, इंक्रीज होगी, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड फॉर माइन्यूट वेंटिलेशन वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। ओके मैम, और डिक्रीज? और डिक्रीज में हमारे पास टीएलसी, एफआरसी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये 3 चीजें डिक्रीज होंगी। तो जैसे अभी एक पूछा एफआरसी की अगर ऑप्शन आती है रेफर करती हूँ, और एसके में आप बहुत सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे जिसमें एफआरसी की ऑप्शन आएगी, टीएलसी की ऑप्शन नहीं होगी वहां पे, ठीक है। साथ में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज करता है। हाँ जी, वो भी डिक्रीज करता है, वेरी गुड आयशा। लेकिन वो ये है कि वो मैंने कहा कि हम करेंगे, ये भी डिक्रीज करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी
कि नहीं आ जाती है ना, तो इसलिए बता दिया। हाँ ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसके अंदर है कि वुमेन विद 24 डेज रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, व्हेन विल ओव्यूलेशन अकर्स इन हर। तो ये है कि जो 24 डे, अगर जिसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी लिखा होगा उसमें से आपने 14 डेज माइनस करने हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन होती है 24 डेज जैसे लिखे हुए, इसमें से हम 14 डेज जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने पीछे बचेंगे, 10 डेज। तो हम 10 डे फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हम काउंट करते हैं। ठीक है, लास्ट डे नहीं काउंट करते, हम फर्स्ट डे करते हैं, क्योंकि साइकिल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ होता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास ऑप्शन आए, कुछ ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें 28 29 डेज लिखा होता है, तो उसमें 7 to 9 डेज के हिसाब से उस तरह बन जाता है, 24 डेज पे 10 डेज पे बन जाता है। इस तरह जो है ना, अपने फुट जो भी होगा उसमें से आपका ओव्यूलेशन का डे निकल आएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जितना भी गिवन हो उसमें से 14 माइनस करके तो उसमें से निकाल लेना। अच्छा, फिर इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 35। अच्छा, उसमें ये है फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज। अब ये टैम के नाम से निमोनिक उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम टैम के नाम से याद करते हैं। ठीक है, एक टैम है, ठीक है, उसकी प्यूबर्टल चेंजेस हमने देखनी है, तो उसमें हम थलार्की फर्स्ट पार्ट पे आता है, फिर एड्रेनार्की आता है, फिर मेनार्की आता है। टैम के निमोनिक से याद कर लें कि प्यूबर्टल चेंजेस पहली थलार्की होती है, फिर एडेनार्की और फिर मेनार्की होती है। ठीक है, उसके बाद हमने करना है डिस्कस एमसीक्यूज 38 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ल्यूमन ऑफ। अब ये वाला एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है, अब कि जो दो पार्ट मैंने बताए, एक बताया फीटल कोरोनिक फ्रंटोजम, जो मैंने बेसिलस पार्ट बताया, या डिसूडा का जो पार्ट होता है। ठीक है, उसमें होता है, उसके आगे से कैप्सुलैरस और पेराइटैलस होता है। ठीक है, तो उसमें जो ऑब्लिट्रेशन होती है, फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग किसकी और पेराइटैलस की होती है। ये लेयर्स के नाम है जिनकी ऑब्लिट्रेशन हो जाती है यूट्राइन कैविटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एमसीक्यूज 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओव्यूलेशन एज अकर्ड। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत दफ़ा आता है, जिसमें बस इतना याद कर लें कि फर्निंग ऑफ सर्वाइकल, तो उसमें जो है वो या तो नेगेटिव फर्निंग लिखी होगी या फर्निंग लिखी होगी, इस तरह लिखा होगा। बहुत सारे अपने ऑप्शन को चूज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 40 में है प्रेग्नेंट लेडी फॉर एंटीनेटल विजिट आई है, एचबी उसकी 7 थी और आयरन सप्लीमेंट्स उसको प्रोवाइड किए हैं। अब जब भी कभी आयरन सप्लीमेंट्स पेशेंट ले रहा होगा तो उसको आप सिट्रस फ्रूट अगर देंगे ज्यादा हो जाएगी एक बार, और जब कभी वो आयरन ले रहा होगा तो उसकी कमी किस चीज की हो जाएगी, कैल्शियम की। ठीक है, ये इसके साथ इधर ही नोट कर लें कि अगर वो ये पूछे कि आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है और उसके साथ जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन कुछ अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि एचबी उसकी 7 है, तो हमें क्या उसके साथ देना चाहिए, तो हमें देना चाहिए सिट्रस फ्रूट। लेकिन वो ये ले रहा है तो अब उसमें किस चीज़ की कमी होगी, तो उसमें कैल्शियम की कमी होगी। ठीक है, वो इस बात की। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, इसके बाद हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 53, और ये हमारा 156। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब आपको पता है कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो नोन एज द प्लेसेंटल डिलीवरी। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटल डिलीवरी, अभी ये ऑप्शन जो है ना वो इसको चेंज कर लें, क्योंकि आगे भी एक ऑप्शन आएगी। ठीक है, उसमें हम उसको प्लेसेंटल डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, और ये उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड होता है, लेकिन सॉरी फेज होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट वगैरह आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये 54 में वही पूछा हुआ है स्पर्म लाइफ स्पैन। तो मैंने आपको बताया कि 72 आवर्स, 24 to 72 आवर्स हमारे पास एक रेंज होती है, तो इसमें 60 to 64 आवर्स की ऑप्शन उसने चूज़ की हुई है। इसके बाद है, हम कर रहे हैं 57 एमसीक्यूज, जो कि है 157 पेज पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो कंकोमिटेंट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। अब बस ये याद रखना है कि जो यूट्रस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट दोनों हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया शो करती है, लेकिन यूट्रस को हम प्रेफर करते हैं ओवर द ब्रेस्ट। फिर इसके साथ एक एमसीक्यूज ये आता है, आपने सेल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि लाइसोसोम जो है वो ये यूट्रस जो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हुई
नॉर्मल साइज में लाने के लिए लाइसोसोम एक्ट करता है, ठीक है। ये सेल फिजियोलॉजी में भी आपने एमसीक्यूज पढ़ा होगा, और वो ऐसे ही एमसीक्यूज आता है कि वो ये कहता है कि जो प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज इंक्रीज हुआ था अब उसको नॉर्मल करना है, तो वो कैसे होगा, तो वो इसी तरह ही होगा कि लाइसोसोमल एक्शंस होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है 57 हमने कर लिया। अब 64 एमसीक्यूज हम एक दफ़ा देखेंगे। 64 एमसीक्यूज सेम पेज पे है 157 पे, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ लिखा हुआ है हैज़ मोर विच न्यूट्रिएंट वर्सेस काउ मिल्क। तो लैक्टोज जो है वो मदर मिल्क में ज़्यादा होता है, और बाकी सारे एमसीक्यूज मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए, उसको एक दफ़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा कि क्या चीज़ जो है वो डेफिशिएंट होती है, सीरियसली डेफिशिएंट होती है, क्या होती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने याद कर लेनी है, और एज़ कंपैरिज़न टू काउ मिल्क क्या-क्या होता है और क्या-क्या नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ हमने करना है 68 एमसीक्यूज़ 158 पेज पे, जिसमें है व्हिच ऑर्गन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ लेबर, ठीक है। तो फीटल जो पिट्यूटरी होता है, फीटल कॉर्टिसोल होता है, वो भी बाज़ दफ़ा आता है पार्ट, फीटल कॉर्टिसोल का बोला जाता है, फीटल पिट्यूटरी का बोला जाता है, जो लेबर के लिए होती है, ठीक है। तो ये दोनों एमसीक्यूज दोनों तरीकों से आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ब्लड लीविंग प्लेसेंटा हैविंग ऑक्सीजन। अब ये 30 mmHg कैसे याद करना है कि मदर फादर एंड 10 मदर का याद कर लें, 10 फादर का याद कर लें और 10 फीटस का याद कर लें, ठीक है। ट्रायो से याद कर लें कि 30 फॉर द फीटल ब्लड लीविंग द प्लेसेंटा हैविंग ऑक्सीजन इन इट, ठीक है, 30 mmHg, इसको ऐसे याद कर लें। फिर उसके बाद एमसीक्यूज करना है 70 में है कि फ्लोपियन ट्यूब इन फीमेल इज acts as a conduit between the peritoneal cavity and uterus tube। conduit होता है कि एक कनेक्शन होता है, ठीक है, एक ट्यूब लाइक कनेक्शन है जो पेरिटोनियल कैविटी और यूट्रस के दरमियान है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब आपको पता है कि यूट्रस और पेरिटोनियल सेपरेट आउट भी उधर से हो रही होती है। जो फ्लोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूट्रस से जाके अटैच हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्डुएंट के तौर पे एक्ट करता है। के आगे और भी एमसीक्यूज आएंगे, हम उसको देखते हैं भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ना है 75 एमसीक्यू सेम हार्मोन डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब जो ईस्ट्रोजन होता है ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो उसकी होता है कि ईस्ट्रोजन जो है प्रेगनेंसी में हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या करता है वो हमारे पास ईस्ट्रोजन उसको डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में जहाँ पे वो रिलीज हो रहा होता है प्लेसेंटा से और कॉर्पस ल्यूटियम से भी, वो कोशिश कर रहा होता है वो कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करे, लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आगे ब्रेक ले लें, 5 मिनट में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्दर जो एमसीक्यूज रह गए हैं ताकि हम हाफ आवर में उसको कंप्लीट करें और फिर कोई क्वेश्चन आंसर्स भी हों तो उसको भी कर लें, ठीक हो गया। 5 मिनट का हम इसमें दो ब्रेक ले लेते हैं।
अच्छा, अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से जैसे से हमने छोड़ा था। एमसीक्यूज नंबर 79 आप लोग हैं अभी आ गए हैं वापस? अच्छा 53 का मैं कंफर्म 1 मिनट आपको कर देती हूँ। अच्छा 53 का मैंने ना बी ही पहले भी एक जगह किया है तो बी है। मैं फिर भी इसमें ना आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि 53 का जो है वो बी ही रखना है या उसको चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि प्लेसेंटल डिलीवरी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के साथ भी हो जाता है इम्पोर्टेंट, तो फिर उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी कल, ठीक है। ये एमसीक्यू जाएगा फिर 53, इसको हम हल कर लेंगे। अच्छा हाँ जी, थर्ड स्टेज में होती है तो वो उसके साथ मुझे कंफ्यूजन में फिर भी कंफर्म करके, और अगर किसी और को इसके बारे में कंफर्म हो, ठीक है। वैसे तो अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज ऑफ लेबर में और डिलीवरी ऑफ बेबी मुताबिक डी ही बनता है, लेकिन फिर भी दूंगी क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने इसकी कहीं और भी कोई ऑप्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन हो आप लोगों में से कोई जो है वो ग्रुप में भी शेयर करे, ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा लेबर की स्टेजेस के बारे में, जिसने गायनी के जो एस्पिरेंट तो भी करें, ठीक है। तो उनमें से कोई एक शेयर कर दे के बारे में, ठीक है। वैसे 53 का अभी आप डी ही रखें अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस पे, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं एमसीक्यू 79 से, ठीक है। 79 MCQs है, पेज नंबर 158। 79 MCQs ड्यूरिंग puberty फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड्रोजन पीक एट विच एज। तो एज जो होती है वो पीक पे होती है 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज जो होती है वो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 88, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, डायरेक्ट वो हम पढ़ेंगे 159 पेज पे। नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, तो ईस्ट्रोजन का मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये नॉट प्रोड्यूस्ड बाय किससे, थिका सेल से प्रोड्यूस नहीं होते, और इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं ये भी याद कर लें। ओवरी से ड्रायोल एस्ट्राडायोल जो डॉल वाला है, प्यूबर्टी वाला है, उस स्टेज में वो ओवरी से रिलीज हो रहा होता है। प्लेसेंटा से क्या रिलीज होता है, ट्रायोल। ये मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या रिलीज होता है, ट्रायोल, ठीक है। और ट्रॉन जो है एडिपोज टिश्यू से, जब मेनोपॉज हो जाता है, जाहिर है ओवरीज का तो कोई काम ही नहीं रहा, तो फिर एडिपोज टिश्यूज से वाया एरोमेटाइजेशन ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास MCQs 93, ठीक है। इसी पेज में एंड में देखें लिखा हुआ है लो लेवल मenopausal वुमेन एंड प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, फैट वगैरह ज़्यादा हो रहा होता है, और ईस्ट्रोजन जो है वो इसको कम करता है। जो ईस्ट्रोजन होता है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को भी जो है वो कम करता है, ठीक है। दोनों चीज़ों को कम क्या करता है, ईस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल को भी और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को भी, ठीक हो गया। प्री मेनोपॉजल वुमेन में वो कह रहा है। इसके बाद ये है MCQs 90 टू भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी में ही 158 पेज पे, जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि प्रेगनेंसी में रेड सेल मास ने ऐड भी किया था कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की अगर ऑप्शन होगी तो हम उसको प्रेफर करेंगे देन रेड सेल मास, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है देन रेड सेल मास, इसीलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, ठीक हो गया। इसके बाद है MCQs हमने करना है 5, ठीक है। 95 MCQs 160 पेज पे है, ठीक है। उसमें क्या है कि स्क्रीशन थ्रू वजाइना ड्यूरिंग। अब ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जो मेल में इरेक्शन है वो
सिंपैथेटिक से, और जो एजैकुलेशन है वो होती है पुडेंडल लव ग्रेटर देन सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि जो इरेक्शन है वो पैरा है और जो एजैकुलेशन है उसके लिए पुडेंडल नर्व इज ग्रेटर देन सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक है, और जो फीमेल में सिक्रीशंस हैं वेजाइनल दैट इज बाय द पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, फीमेल्स में सिक्रीशंस पैरासिम्पैथेटिक करता है। ये इसी को ही कह रहा है कि सिक्रीशंस टू वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट आर इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज आ जाता है 101, a structure with ciliated and non-ciliated epithelium, 3 layers of muscle and tubular gland। तो ये fallopian tube है। ठीक है, columnar epithelium के साथ भी एमसीक्यूज आता है fallopian tube का। ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब है तो इस तरह याद करें कि इसमें columnar epithelium होती है। जब हम हिस्टो पढ़ेंगे तो उसमें हम, और उसमें ये भी एपिथेलियम है कि जो फलोपियन ट्यूब है उसके अंदर सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड भी होती हैं, उसकी 3 लेयर्स भी होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी होते हैं। अगर सिर्फ वो ये बात करें कि 3 लेयर्स वाली, बाज़ दफ़ा यूरेटर का भी पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें ना वो 3 लेयर्स के साथ देते हैं, उसमें ये ग्लैंड्स वगैरह सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ 3 लेयर्स। तो ये हम फर्दर हिस्टो में डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह। और फलोपियन ट्यूब का बस इतना याद रखें, सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज है 119 एमसीक्यूज। ठीक है, 119 एमसीक्यूज जो है वो पेज नंबर है 161। उसमें ये है कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉज्ड बाय विच। तो हाँ, ये सेकंड कंफर्म हो गया कि एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, वहाँ पे मेरा सॉरी वो मैं रॉन्ग थी। ठीक है, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कंफर्म है कि एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन ही है। अगर वो सब्सटेंस की बात करें तो हमने ऑक्सीटोसिन की बात करनी है, और अगर वो फैक्टर की बात करें कि कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व स्टेज ऑफ लेबर में जिसकी वजह से सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, तो वो एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है। और प्लेसेंटल डिलीवरी, वो बिल्कुल सही कहा था वो एक स्टूडेंट ने कि वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम उसको जो है वो करते हैं। क्या रिपीट करूं रूसा? मुनीब, कौन सा स्टार शेप आता है? किसका स्टार शेप पूछना है आप? वो यूरेटर में मोस्टली ये आता है। यूरेटर का पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, वो यूरेटर में मोस्टली आता है। ठीक है, वो एपिथेलियम में, और वो हम हिस्टो में इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे, वो स्टार शेप्ड उसमें आता है। और रूसा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैम जो भी आप पॉइंट बता रहे थे वही मैं पूछ रही थी, ये एब्डोमिनल मसल वाला। हाँ जी, वो मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि वो मुझे ऊपर जो है वो गलती लगी थी, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें मैं ये करेक्शन करा रही हूँ कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एज अ फैक्टर लेते हैं, और अगर हम ये बात करें कि कौन सा सब्सटेंस रिलीज हो रहा है तो उसमें ऑक्सीटोसिन होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसी में एक एमसीक्यूज है, इससे ऊपर वाला एमसीक्यू 3 एमसीक्यूज है, एमएमआर की डेफिनेशन। ठीक है, अब ये 2 चीजें होती हैं एमएमआर। एक होता है मैटरनल रेशो, ठीक है, और एक होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। जो रेशो होती है ना, उसमें हम ये लेते हैं नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख जो भी आ रही होती है ना, वो हम ओवर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख हम ये लेते हैं। लाइफ बर्थ्स कितनी हुई और मैटरनल डेथ्स कितनी हुई, ठीक है, वो हम लेते हैं ये एमएमआर की डेफिनेशन में, जो बी ऑप्शन उन्होंने चूज की हुई है। लेकिन यहीं पे आप नोट कर लें कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है उसके अंदर क्या होता है, वुमेन जो होती हैं, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एजेस वाली होती हैं, ठीक है, उनसे हम टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स को डिवाइड करते हैं और उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वुमेन ऑफ डेथ ओवर नॉर्मल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, मैं इसको हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ओवर लाइफ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ओवर 1 लाख वाले को कर देंगे। ठीक है, और जो रेट होता है उसमें नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ओवर टोटल नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन्स जितनी भी होंगी वो, और 1 लाख से वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, रेट में हम ये देख रहे होते हैं कितनी मदर डेथ हो रही है और कितनी रिप्रोडक्टिव एज की
पेशेंट्स हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 लाख से, लेकिन रेशो में जो हम MMR के अंदर काउंट करते हैं मेनली रेशो, उसके अंदर मैटरनल डेथ ओवर लाइफ बर्थ होती है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो लिख लें, ये आपको रफ़ी के चैप्टर कैलकुलेशंस में भी दोनों वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। रेट का वहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, रेट का मैं आपको अलहदा से बता चुकी हूँ कि अगर कभी रेट का पूछे तो उसका क्या वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमने करना है डिस्कस 124 160, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन वर्क्स इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय सी इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। जो प्रोजेस्टेरॉन होती है जब भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में दी जाती है तो वो इनहिबिट क्या करती है, ओव्यूलेशन को, ठीक है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन के बाद तीन सीक्वेंस से बता चुकी हुई हूँ, लेकिन जब वो ये बोले कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ वो क्या करती है तो उसमें वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। अच्छा, फिर 125 में वही है, मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म्स ऑफ मैन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज हम बात करेंगे तो एस्थेनोस्पर्मिया की बात करेंगे। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है कि उसकी मोटिलिटी कम हो गई है, ठीक है। तो ये एस्थेनोस्पर्मिया मोटिलिटी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 129 अबाउट ह्यूमन प्लेसेंटा। ये याद रखना है कि आर्टरीज 2 होती हैं और वेन एक होती है। ये मल्टीपल टाइम ऑफ क्वेश्चन आया है, इसको बेशक आप स्टार्ट कर लें। ये 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है, ठीक है। वेन एक ही होती है जिसने ब्लड लेके जाना होता है, ठीक है, बच्चे की तरफ, ठीक है। और आर्टरीज 2 होती हैं, ठीक है। और वेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है फीटल के लिए, ठीक है। फीटस के लिए ऑक्सीजनेशन वेन में, अम्बिलिकल वेन में ज़्यादा मैम होती है, कौन ठीक है। सी चीज है ये? इसके बाद सॉरी, मैम MCQ नंबर कौन सा है ये? अच्छा ये MCQs है 129 नंबर 162, ठीक है। जी जी मैं 129 MCQs हम कर रहे हैं कि इसमें अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती हैं, अम्बिलिकल वेन एक होती है, और अम्बिलिकल वेन ही ऑक्सीजनेशन के लिए फीटस की जो मेन होती है ज़्यादा होती है, वेन ही होती है, कभी ठीक है। NRE सॉरी, के एग्जाम में ना अभी आया था ये वाला MCQs। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, आगे हम करेंगे MCQs नंबर 130 में क्या है, रिकॉर्डिंग स्पर्म रीचिंग एपिडिडमस। स्पर्म की जो मूवमेंट होती है ना वो डायरेक्शनल हो जाती है, जो स्पर्म मोटिलिटी हो रही होती है वो एपिडिडमस में होती है। सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स में वो बनता है सर्टोलाइज सेल से, वो आगे फर्दर जो इनहिबिन वगैरह रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन, सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स में ये सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे बनता है। और उसकी जो मोटिलिटी होती है, जो उसको फॉरवर्ड मोटाइल करते हैं, वो एपिडिडमस के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें उसकी डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही होती है। इसके बाद हम करेंगे MCQ नंबर 133, सेम पेज है। लियोमायोमा विद इंक्रीज एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा एंड फ्यू ग्लैंड्स। जब भी फ्यू ग्लैंड्स की बात करेगा और स्ट्रोमा मतलब एट्रोफी है, ठीक है। जब ग्लैंड्स कम हो जाएंगे और स्ट्रोमा ज्यादा हो जाएगा तो एट्रोफी की बात करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम पैथो पढ़ेंगे तो हम उसमें भी एट्रोफी, एप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करेंगे। तो ये एट्रोफी का बस आप इतना याद रखो, स्ट्रोमा ज्यादा और ग्लैंड्स कम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है MCQs नंबर 144 पेज नंबर 163। इसके अंदर है ह्यूमन प्लेसेंटा में क्या है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा में हीमोकोराइडल मेम्ब्रेन है। ये हीमोकोराइडल मेम्ब्रेन होती है विद रिस्पेक्ट टू द फीटस के, उसमें ब्लड भी होता है, फीटल की एंडोथीलियम भी होती है। तो ये इन हीमोकोराइडल उस चीज़ को कहते हैं। तो ह्यूमन प्लेसेंटा जो है हीमोकोराइडल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर अगर हमारे पास यूट्राइन मसल्स की ऑप्शन आए तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूट्रस से आगे सारा वो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो यूट्राइन मसल्स की हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हीमोकोराइडल मेम्ब्रेन इसमें राइट ऑप्शन है, जिसका मतलब ये कि उसमें फीटल एंडोथीलियम भी साथ में आ रही होती है और ब्लड सप्लाई भी होती है, ठीक हो गया। इसके बाद डॉक्टर है ये आप कौन सा MCQs पढ़ रहे थे? 140 हाँ उसका 144। आपने करेक्ट ऑप्शन क्या बताया? मैंने हीमोकोराइडल, सॉरी, हीमोकोराइडल गेट सेपरेटेड व्हेन देयर इज द रप्चर ऑफ मेनी यूट्राइन आर्टरीज। अच्छा, उसने ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे वो हीमोकोराइडल मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है, लेकिन हाँ इधर हम ऑप्शन इसको मेरे ख्याल से ये करेक्ट हुआ था, सॉरी फॉर दैट। ये इसमें डी ऑप्शन सही है, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रप्चर ऑफ मेनी यूट्राइन आर्टरीज। लेकिन अगर हमारे पास यूट्राइन मसल्स की
उसको प्रेफर करेंगे कि अगर रप्चर होंगे तो यूट्राइन मसल रप्चर होंगे तो उसकी वजह से सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी ह्यूमन प्लेसेंटा की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर हम कर चुके हैं 144। इसके बाद हम करेंगे डिस्कस 146। विलाय आर पार्टिकुलर टू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। विलाय जो हैं वो मेनली फेलोपियन ट्यूब के होते हैं। विलस हमने पढ़ा होता है, वो इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा होता है, विलस जो हमने पढ़ा होता है, लेकिन विलाई पार्टिकुलर हैं वो फेलोपियन ट्यूब पे हमने उसको ऑप्शन करेक्ट करनी है, ठीक है। देन द इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा पीसीटी और डीसीटी के भी फ़र्क में भी आ जाता है कि वहाँ पे भी विलायज होते हैं, ठीक है, और उनके और भी बहुत से फ़र्क आ जाते हैं, तो वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो फ्लोपियन ट्यूब, अगर पार्टिकुलर फ्लोपियन ट्यूब की बात करेंगे। फिर 148 एमसीक्यूज है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ये होता है कि प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ मैटरनल और फीटल ब्लड को, ठीक है। प्लेसेंटा का नॉर्मल फंक्शन यही होता है, जाहिर है उसने ब्लड सप्लाई तो करनी होती है, ये भी फंक्शन होता है, लेकिन ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड को, ये इसका मेन फंक्शन है जो हम इसके अंडर इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास 150 पेज नंबर और आफ्टर ओव्यूलेशन द oocyte इज इन द फेज ऑफ। अच्छा, ये आप में से कोई एक बच्चा ग्रुप में इसको शेयर करेगा, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के जो वो फर्टिलाइजेशन कहेगी ओव्यूलेशन के बाद जो भी oocyte की डेवलपमेंट है इसको पढ़ना है, ठीक है। जब भी ओव्यूलेशन होती है तो सेकेंडरी oocyte हो जाता है जो कि प्रोफेज ऑफ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में पाया जाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte हमें मिल जाता है और एक पोलर बॉडी आ जाती है, तो वो प्रोफेज ऑफ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में होता है। तो आप जो है वो ग्रुप में जो गायनी के एस्पिरेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली वो जो है इस पूरे साइकिल को शेयर करें ताकि आप लोगों को भी याद हो। आप लोगों में से कोई भी जो है ना वो इसको एक दफ़ा शेयर कर दे, और दूसरा बेशक एक आप ग्रुप में कर दीजिएगा शेयर, ठीक है। इसको ग्रुप में इसको मैम मैं शेयर करें। मेडिसिन दूंगी तो गायनी का नहीं, मेडिसिन का कुछ भी दे दें वो मैं कर लूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए और फिर वो गलत हो जाए सबका। ठीक है, सही है, ओके ओके। आप लोगों में से कोई और मासूमा आप कर देंगी शेयर ग्रुप में? जी, मुझे आप एक दफ़ा दोबारा बता दें, एक्चुअली आई वाज़ अच्छा, लिटरली ठीक है, ओके। नॉट वो प्रेज़ेंट। आप ये जो oocyte वगैरह जो ओव्यूलेशन की सारी फेजेस होती हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद जो उसकी आगे डेवलपमेंटल फेजेस हैं और मायोसिस और जो माइटोटिक डिवीजन्स हैं वो उसको उसका कोई साइकिल एक ग्रुप में भेज के तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, ताकि ये सबका याद हो जाए। तो ओके, ओव्यूलेशन के मैं ना बाद मैं जो है वो पिछले वाले कुछ में से देख लूँ, घर पे नहीं हूँ मैं, आउट ऑफ सिटी आई थी तो मेरे पास यहाँ पे बुक्स भी नहीं है, लेकिन आई ठीक विल है, ट्राई ओके। कि मैं मुझे अगर अपने नोट्स में देखिएगा कुछ मिल ठीक है, ओके। वो पिछले ग्रुप में अगर कुछ हुआ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। इसको हम फर्दर फिर डिस्कस भी कर लेंगे। वैसे आप ये थ्योरी में भी वैसे डिस्कस कर लेंगे कि जो ओव्यूलेशन होती है उसके टाइम पे सेकेंडरी oocyte बन जाता है और प्रोफेज ऑफ सेकंड माइटोटिक डिवीजन में वो एंटर हो जाता है। अच्छा, अब हम इसके बाद कर रहे हैं 157 एमसीक्यूज। 157 सेम पेज पे है, ठीक है। इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होती हैं। अब मल्टीपल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने पढ़ी, वो क्या पढ़ी हमने, आरबीसी मास भी बढ़ गया, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ गया और जीएफआर भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि नॉर्मल एक प्रेगनेंसी में हो रही है। फिर हम पढ़ रहे हैं 169 एमसीक्यूज। 169 एमसीक्यूज में क्या है, वो पेज नंबर है 165। इसमें है प्रेग्नेंट लेडी 20th वीक प्री टर्म लेबर लेटर हैविंग द डेड फीटस, फीवर चिल्स भी हुए हैं। अब हमने स्कैन भी किया, कोई विलस भी नहीं आया, कोई कोरियन, कोई एमनियन, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या कॉज होगा। ये जो ऑप्शन थी ना, ये एमसीक्यूज आप लोग भी पढ़ोगे, ये इसके है ना, ये वेग सा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि होगा वो ये जो पुअर रिकॉल्स में थोड़ा सा ये एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्दर अगर मुझे इसके बारे में कोई डिटेल पता चली तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल इसकी दी हुई है कि उसके विलस भी नहीं है, कोरियन भी नहीं है, एमनियन भी नहीं है और प्री टर्म लेबर है, तो कम्प्लीमेंट बस लिखा हुआ है। तो
किस बारे में वो उसको करना चाह रहा है, तो इसको बाद में फर्दर भी अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये ऑप्शन जो है ये वीक सी, और मैंने किसी भी रिपीटेड किसी भी एमसीक्यूज में भी इसको मैंने नहीं देखा कहीं पे ये वाला एमसीक्यूज, ठीक है। अभी तक की एसकेज में भी, रफ़ी में भी, कहीं पे भी ये एमसीक्यूज नहीं आया, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। ये बाज़ दफ़ा कुछ ऑप्शंस जो है ना वो ऐसे इनकम्प्लीट सी ऑप्शंस आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे 176, ठीक है, वो है पेज नंबर 166 पे। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हमने वही मैंने आपको बताया था कि जो आप 5th to 12th वीक में जो करेंगे वो CRL से करेंगे और सेकंड ट्राइमेस्टर में BPD से करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आ जाती है हमारे पास 186, राइट। 186 एमसीक्यूज हम करेंगे जो कि है पेज नंबर 167 पे। अ स्ट्रक्चर हैविंग द कलमनर एपिथेलियम विद द क्लेफ्ट्स इन इट। अब ये मैंने ऊपर पढ़ा कि वो क्या था कि सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड थी और उसके अंदर 3 लेयर्स और ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी दे दिए, तो वो उसमें हम फ्लोपियन ट्यूब की तरफ गए। अब यहाँ पे कलमनर एपिथेलियम आ गई है जिसके अंदर क्लेफ्ट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे याद करें कि एक लंबी सी चीज़ है, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम लंबे लंबे होते हैं सेल्स, ठीक है, और क्लेफ्ट्स भी उसी के अंदर ही होते हैं, और स्मूथ मसल है, तो ये फलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो ओवरी की होती है। ये हम सारे डिस्कस भी करेंगे वैसे, लेकिन जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें ओवरी की, जैसे ओ फॉर ओवरी गोल है तो उसमें क्यूबाइडल हो जाएगी, तो सर्विक्स में जो है वो दूसरी हो जाती है, स्क्वेमस हो जाती है, तो ये हम उधर बाद में हिस्टो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि जब कलमनर एपिथेलियम विद क्लेफ्ट्स इन इट आ जाएगा और स्मूथ मसल्स आएंगे तो वो फ्लोपियन ट्यूब की तरफ बात करेगा। उसके बाद एमसीक्यूज हमने करना है 187, तो इसको आप लोग जो है ना वो स्टार करके इसको याद कर लें कि डिलीवरी के बाद यूट्रस का वेट 1000, फिर 1 वीक के बाद 500, सेकेंड वीक पे 300, 350 और 4th वीक पे 100। तो ये आपने वैसे ही इसको जैसे रटाफाई, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लें 1500, फिर 350, 100 और फिर 40 और 60, ठीक है। ये अभी तक हमारे एमसीक्यूज थे। इसके बाद 188 एमसीक्यूज याद करना है कि आयरन रिक्वायरमेंट जो होती है वो प्रेग्नेंट फीमेल में कितनी होती है, वो 1000 होती है, और एमनियोटिक फ्लूइड का आता है कि वो प्रेगनेंसी में एंड में कितना होता है, तो वो 800 उसकी अमाउंट 100 ml। तो ये 2 अमाउंट वाले एमसीक्यूज भी आते हैं। और यहाँ तक कि हमारी मैं 3rd एडिशन जो है वो आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो मैं 3rd एडिशन से भी हम देख लेते हैं कि 3rd एडिशन में जो है वो के इसमें कोई हैं ऐसे आंसर। जी आमना, आपका कब से हैंड रेज है, आपने कोई सवाल करना? किसी और बच्चे का अभी तक कोई सवाल है तो वो कर लें। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जब आप ये रीनल ये इंशाल्लाह ये रेस्पो के भी आप पैथोलॉजी के रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने सारे जितने भी एमसीक्यूज थे तकरीबन मैंने सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और अगर कोई ना समझ आए, कोई मतलब कि उसमें फिर भी रह जाए, तो आप मुझसे दोबारा, ठीक है, पर्सनली किसी ने कुछ पूछना हो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने ये एमसीक्यूज अभी डिस्कस किए हैं, इसके अंदर हमने एमसीक्यूज जो एंड किए हैं वो हमारे पास टोटल एमसीक्यूज थे 189 एमसीक्यूज थे जो हमारे पास थे उसमें सेकेंड एडिशन में, ठीक है। तो जो 3rd एडिशन है उसमें थोड़े से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, तो इसको मैं ऐसा करूँगी कि मैं ना ग्रुप में ये एमसीक्यूज जो बाकी रह जाएंगे जिसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है तो वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूँगी, ठीक हो गया। ग्रुप में दोनों बाद शेयर वाले कर, उसका PDF बना के शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। जो एमसीक्यूज रह जाएंगे मैं उसका PDF भी शेयर करती जाऊँगी, रोज़ रोज़ ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। और अगर मुझे 3rd एडिशन का PDF मिल भी गया तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वैसे भी नॉर्मली, ठीक है। और जो एमसीक्यूज रह जाएंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो भी मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूँ, वो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा जो उसमें से इम्पोर्टेंट हमने पे जो किए हैं सारे, जी, तो वो फर्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं या फिर आपने सेपरेट अपनी किसी बुक से करवाए हैं? नहीं, मैंने आपको डबल और बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज मैंने आपको में भी हैं आपके, तो वो मैंने इसलिए सारों को लिंक कर के वो बताया कि ये वाला एमसीक्यूज इस तरह भी आता है, तो इसलिए वो ये आप इसलिए नोट डाउन करें क्योंकि जब आप ये लोग आप लोग ये नोट डाउन करेंगे
तो आपको हेल्प आउट ये होगा कि आपने रिवीजन करनी होगी ना, तब आप बुक्स नहीं खोल सकते, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए होते हैं वो बंदा आखिरी 2 दिन में आराम से पढ़ भी सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास इंशाल्लाह सफिशिएंट टाइम होगा, तो आप लोग फिर उसको जो है ना वो रिवाइज कर सकोगे, ये आपके लिए इसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। ओके ओके ठीक है। और किसी का कोई सवाल है अभी तक? ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना वो मैं कोशिश करूँगी कि सेकंड एडिशन की पीडीएफ शेयर करके साथ आपको उस तरह करवा दूँ, ठीक है। और साथ में आपको थर्ड एडिशन के एमसीक्यूज जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया करूँगी, ताकि वो आप लोगों के पास पहले ही के पास सेकंड एडिशन है, ताकि वो उसमें से भी दे। तो हम ये जो है ना वो साथ साथ करते रहेंगे, और कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है ना वो मैसेज करके बेशक पूछ लीजिएगा। ओके, क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। मैम कल पैथो होगी एंड हाँ जी, कल हम